और हम बात कर रहे हैं अय्यर रिटर्न्स की, क्योंकि अय्यर रिटर्न्स के ने एक तरह से बीजेपी को बैठे बिठाए मौका दे दिया है अपने हक में, एक तरह से फिर से बात करने का, पूरे माहौल को जज्बाती बनाने का एक मौका दे दिया है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। यासिर जिलानी साहब, आपको तो एक थैंक यू का लेटर भेजना चाहिए मणिशंकर अय्यर को, क्योंकि उन्होंने जो आपको लास्ट फेज में एक मौका नहीं मिला था, क्योंकि उससे पहले 84 राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब आ चुके थे। अब ये लास्ट वाले फेज में कोई नहीं मिल रहा था आपको एक थैंक यू का लेटर नहीं भेजना चाहिए उनको? मैं तो थैंक यू आपको बोलूंगा और जी सलाम को बोलूंगा, जिन्होंने ये जो टाइटल दिया ना अय्यर रिटर्न, हाँ। तो बड़ा शानदार है, बड़ा कैची है, क्योंकि अय्यर साहब का इंतजार बहुत सारे लोगों को था। बीजेपी को सबसे बेचैनी से था। देखिए क्या है कि ये सब कांग्रेस गेम प्लान करती है। उसे लग रहा था शायद अय्यर आएंगे तो जो उनके कुछ वोट हैं, जो तुष्टीकरण की वोट पे उनकी नजर होती है ना, उसकी वजह से उनकी तरफ सिंपैथी हो जाएगी, वो उनकी तरफ चले जाएगा वोट। लेकिन आप यकीन करें कि बिल्कुल लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम किधर वोट करेंगे, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। इन जैसे लोग आग में घी डालने का काम करके फिर आप इसे जज्बाती, फिर आप इसे, जब आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से लोगों ने अपना मन बना लिया है कि उन्हें किसको वोट करना है, तो फिर आप इसे इस पूरे मुद्दे को जज्बाती बना करके अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारत के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के लोग, सिर्फ इन्हें प्रॉब्लम क्या है कि एक गरीब आदमी एक बहुत छोटी सी जगह से निकल के भारत की हुकूमत का सरदार बन जाता है, भारत की हुकूमत उसके हाथ में चली जाती है, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो एक जो पूरी लॉबी है, वो उस लॉबी को लगता है कि अरे हम लोग इतने बड़े बड़े लोग थे, हमारी ऐसी सोच थी, हमने भारत के लिए ये करने की कोशिश करी, करा कभी कुछ नहीं, लेकिन हमारे हाथ से सत्ता निकल गई। वो जो बेचैनी है वो बार बार इनको सोने के बाद जगाती है। आप बताएं कि 1988 में डिजिटल कैमरा वजीर आजम को मिल गया था और आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज का स्टेटमेंट देख लीजिए, जो कैमरा बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उसने आज अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छी रिसर्च के साथ आप डिबेट कराती हैं कि कैमरा डिजिटल कब आया था और उन्होंने कब कहा है, तो उसके साथ आप मिलान कर लीजिए। उसमें मैं इस तरह की टिप्पणी अभी इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी अय्यर साहब पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अय्यर साहब ने देखिए जो उनके बात करने का अंदाज था, क्या बोला था उन्होंने, कितनी गिरी हुई बात है कि किसी आप इंडिविजुअल इंसान को आप मुझे भी अगर नीच कहेंगी तो कितना आप जो लोग सुनेंगे उनको भी बुरा लगेगा। हम तो वजीर आजम के लिए ये कह रहे थे। चाहे कोई भी शख्स सही, वो तो खैर पीएम है हमारे मुल्क के, कोई भी शख्स सही, आप उसके लिए इस तरह के घटिया अल्फाज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही अय्यर है ना, जो पाकिस्तान में जाके क्या कहते हैं, लोगों से कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि कांग्रेस की सरकार लाइए, फिर हमारे रिलेशन और हम वहां के प्रधानमंत्री का कुछ ना कुछ उनको सेटल करिए। उनके खिलाफ किस तरह की बातें करी इन्हीं अय्यर साहब ने। और तमाम कांग्रेस के लीडर का आप पूरा का पूरा लिस्ट उठा के देख लें, जब से ये सत्ता में आए बेचैनी है, क्योंकि इन्होंने हर चीज ट्रांसपेरेंट कर दी, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लोगों को चीजें आसान कर दी। आप देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं, मैं कल पहली बार बनारस के रेलवे स्टेशन को लोगों के सामने रखा गया है, उसकी तस्वीर आप जाके देखी तो लगता है कि किसी सांसद ने, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, काम किया है उस शहर के लिए। आप जो कहती हैं कि स्मार्ट सिटी की बात में हम लोगों ने कई बार चर्चा करी, कांग्रेस के हमारे मित्र उस पर भी सवाल उठाते हैं। 10-12 ऐसे शहर हैं कि आप जब जाके देखेंगी तो आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान में नहीं, जिलानी साहब, आप किसी ये सवाल इसलिए उठता है कि अपोजिशन पार्टीज फिर भी मुद्दों को मुद्दा बना रही हैं, लेकिन आपकी रैलियों से तमाम मुद्दे गायब हैं। गुजरात मॉडल पर 2014 में अगर आपने वोट मांगा था तो 2019 में आपको 5 साल के कामों पर वोट मांगना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। आप यहाँ पर अपने काम पर बातें नहीं करते। मायावती जैसी लीडर, उनके बयान पे आपने तो चर्चा नहीं कराई कि क्या कहा उन्होंने। आप बताइए कि एक प्रधानमंत्री के लिए किस तरह की बात आप सोचते हैं, आप जबकि एक सूबे की मुख्यमंत्री भी रही है, महागठबंधन की एक लीडर है, और इनमें से देखिए ये क्यों इस तरह की बात करते हैं। ये सिलेक्टिव एमनीशिया के शिकार हैं। अलवर गैंग रेप पे कोई चर्चा नहीं करेगा, अलवर गैंग रेप पे किसी ने किसी तरह की कोई बात नहीं करी। हृदय विदारक वो घटना रही है, चीज पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
7 दिन तक वो आरोपी नहीं पकड़े गए, क्या बयान आया? इसलिए पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी क्योंकि वहां चुनाव था, कांग्रेस को उसका इंपैक्ट और इफेक्ट पड़ जाता, इसलिए वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर दलितों की सियासत तो सब कर रहे हैं। अच्छा, दलितों की सियासत तो सब कर रहे हैं। दलितों की सियासत करने पे बहन जी बार बार जो कांग्रेस को धमकी देती है कि मध्य प्रदेश से हम समर्थन वापस ले लेंगे, राजस्थान में अलवर गैंग रेप कांड के बाद उन्होंने इस तरह की बात नहीं करी, समर्थन वापस नहीं लिया, तो ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात, ये दोगली बातें करते हैं। रोहित वेमुला भी याद रखना चाहिए सबको, बहुत चर्चा हुई, रोहित वेमुला भी याद रखना चाहिए सबको, और इस पर भी बहुत चर्चा हुई है। यासिर जिलानी साहब, इस पर भी बहुत चर्चा हुई है, इस रेप कांड पर भी बहुत चर्चा हुई है, तभी प्रेशर में आकर वो गिरफ्तार भी हुए हैं तमाम मुलजिम। जो राइट विंग के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इसको लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा है, उसके बाद इस तरह की बात हुई है। कहाँ गई वो मोमबत्ती गैंग, इंडिया गेट पे मोमबत्ती खड़ी हो जाती है, आज वो नहीं दिखाई दे रही है, कहीं कोई इस तरह की चीजें नहीं रखी जा रही है। ठीक है विजय जी। बुशरा जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि देश के विकास और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए जिनसे भाजपा भाग रही है। मैं आज देश की जनता के सामने स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि देश में 2 चरण की सिविल वार तो शुरू हो चुकी है, और हालात यही रहे तो ये सिविल वार बिल्कुल खुलेआम शुरू हो जाएगी। कौन से 2 चरण है? पहला चरण है आर्थिक। आज हमारे देश में इसका पैसा उसने मार लिया, बैंक तक, सरकारी बैंक तक लूट में शामिल हो चुके हैं। किसी के पेटीएम से पैसा निकल जा रहा है, किसी से कोई फ्रॉड आदमी पैसे निकाल रहा है, और लोगों की शिकायतें तक दर्ज नहीं हो रही। मतलब आर्थिक रूप से धीरे धीरे हालात मार पिटाई और झगड़े और फसाद में बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी खतरनाक स्थिति क्या है कि जैसे दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली में भूमिगत जल स्तर खत्म होने के कगार पर है। वही स्थिति जयपुर की है, फरीदाबाद की है, गुड़गांव की है। आने वाले टाइम में पेयजल को लेकर बहुत मारामारी मचने वाली है, जिसको लेकर सरकार का ध्यान नहीं है। प्रदूषण की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। 2017 में 12 लाख से ज्यादा लोग मर गए प्रदूषण के कारण। आप बताइए मुझे, आपने अपने मैनिफेस्टो राहुल गांधी ने ये बात कही, हाँ, और किसी भी रैली में अब तक के बताइए, वो एक बार भी इस तरह का तो कोई करती है और कहती है कि वो दिल्ली की आप इसको मुद्दे बनाइए ना, आप अपोजिशन पार्टी है, आप इसको मुद्दा बनाइए। आप मुझे, अच्छा आप मुझे बताइए कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इसको लेकर कोई जिक्र किया है कि जब अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप क्या करेंगे? बुशरा जी, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने देखा कि देश की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, क्योंकि पूरा अर्थतंत्र जिस देश का जीएसटी के कारण और नोटबंदी के कारण बर्बादी के कागार पर पहुंच गया हो, पहले उस सिस्टम में जान फूंकना है। तो उसके लिए न्याय योजना राहुल गांधी जी लेकर आए कि गरीबी परिवार 72,000। ये तो मुद्दा ये रहा, लेकिन इनकी सरकार की कथनी और करनी के दूसरे। लेकिन विजय जी, आप ये बताएं, आप अपनी ही बात में खुद ही आप अपनी ही बात को गलत साबित कर रहे हैं। आप एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइए कि आपकी रैलियों में, आपकी किसी भी जगह पर एक मुझे बयान लाकर दे दीजिए कि राहुल गांधी ने, कि आपके पार्टी के किसी लीडर ने इसको लेकर कुछ कहा हो। बात के पूरे सबूत लाकर दूंगा कि राहुल गांधी जी ने जहां भी गए हैं वहां की क्षेत्रीय समस्याओं को, चाहे वो प्रदूषण है, चाहे वो पानी की कमी है, चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे वो कानून व्यवस्था है, सबको लेकर आवाज उठाई है। और आम जनता की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो केवल कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार, देखिए आपने कितनी लड़ाई लड़ी है, 23 तारीख को पता चल जाएगा कि आपने आम जनता की लड़ाई कितनी लड़ी है और उनके मुद्दे कितने आपने उठाए हैं, कितनी आपने साफ गोई से उठाए, वो 23 मई को पता चल जाएगा। और बीजेपी को भी पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना काम किया है लोगों के लिए। बुशरा जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, देश की जनता से कहना चाह रहा हूं कि एक पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ते के लिए गया तो उसे पता चला लड़का बड़ा बदमाश है, लेकिन उसके पिताजी बड़े शरीफ हैं। तो उसके पिताजी शरीफ हैं, तो क्या इस आधार पर उस बेटी के बाप को उस मक्कार या बदमाश लड़के के साथ रिश्ता कर देना चाहिए? कतई नहीं। इसी तरीके से इस चुनाव में हो ये रहा है कि जी सांसद आपके क्षेत्र का कैसा ही रहा हो, गुंडा रहा हो, बदमाश रहा हो, आप सिर्फ मोदी को देखिए, नहीं कभी नहीं देखिए जो आपके क्षेत्र में सांसद का चुनाव हो रहा है उसकी छवि को देखिए, उसने कुछ काम किया है या नहीं किया। अनिमा, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि किस तरह के, हमने देखा कि बयानवीर जिस तरह के सभी पार्टी से निकल कर आए हैं और जिस तरह के अल्फाज का, जबान का एक दूसरे को लेकर इस्तेमाल किया गया, ऐसा लगता है कि ये जानी दुश्मन है और उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक फेज ही बचा है और इसकी कहानियां भी याद रखी जाएंगी। क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन इसलिए भी याद रखा जाएगा?
सच है बुशरा जी कि आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट और अब्यूज में फर्क बहुत कम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के इस दौर पे राजीव गांधी, मतलब एक गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात जैसी हो सकती है कि वो राजीव गांधी को बोल देते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 थे। इस पे कांग्रेस बहुत उखड़ गई। अगर भ्रष्टाचारी कहना इतना गलत था तो आपने फिर असेंबली इलेक्शंस में केजरीवाल के साथ हाथ क्यों मिलाया? उन्होंने तो मौजूदा हर पॉलिटिकल पार्टी को भ्रष्टाचारी कहा था। वो तो खुद अपने आप को करप्शन क्रूसेडर कहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ, अगर भ्रष्टाचारी शब्द इतना गलत था और इस तरह का जो भद्दी टिप्पणी मणिशंकर अय्यर ने की है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कांग्रेस का। अगर आप थोड़ा ट्रेस करेंगे कि ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर या कैंडिडेट बनते हैं भाजपा के, तो उनका पहला स्टेटमेंट था कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये वो कांग्रेस है जिसने लाल बहादुर शास्त्री को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था। दूसरा उनका स्टेटमेंट आता है कि वो तो चाय बेचते थे, तो वो कांग्रेस की मीटिंग्स में आके चाय बेच सकते हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए ऐसे में उनका प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी सम्माननीय व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग मुझे लगता नहीं कि आशाजनक होना चाहिए। दूसरा, इसमें मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बिल्कुल नॉन इश्यूज हैं। जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं हर तरफ से, राजनीति का स्तर इस लेवल पे गिर गया कि पॉलिटिकल पार्टी सच में डिसाइड कर लें कि आपको राजनीति करनी है, देश को विकास की ओर लेके जाना है, या फिर एक दूसरे की खींचातानी करके देश कहीं साइडलाइन हो जा रहा है। विकास के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे आखिरी मरहला चल रहा है और हम हर बार डिबेट किस पे कर रहे हैं कि सैम पित्रोदा कह देते हैं कि 1984 में जो हुआ सो हुआ। आप कह रहे हैं भाषा, कितनी बार आप भाषा का मुखौटा पहन के बसते रहेंगे? 2017 में जब आपने ये बयानेबाजी की थी नीच आदमी की, तो पूरी कांग्रेस ने आपसे विफर एक बोला था कि ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं हो सकता, मणिशंकर अय्यर का हो सकता है। तो आपने अगस्त 2018 में आपने उनको वापस क्यों, उनकी मेंबरशिप वापस क्यों ली? हमें समझना पड़ेगा मणिशंकर अय्यर क्यों, वो ब्यूरोक्रेट तो है ही, पर राहुल गांधी के खुद के एड है। गिवन हिज, उनका जो उम्र है, जो तजुर्बा है राजनीति में, उन्होंने काफी गाइड किया है राहुल गांधी को। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए राहुल गांधी उनको राजनीति से पहले मुझे लगता है भाषा सिखा देनी चाहिए। राजनीति तो बाद में कर लेगी कांग्रेस पार्टी, एक भाषा सीख ले कि कम से कम आप राजनीति में तो उसका स्तर मत गिराइए। और इसमें कोई एक पार्टी ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अभी पूरा अगर आप देखेंगे 5 फेज से पहले से जिस तरह की रैलियों में भाषा का प्रयोग हो रहा है, कोई चाटा मारने की बात कर देता है कांग्रेस से, कोई यूपी में बोल देता है कि मुंह पे जूता, मतलब आप क्या है, जो चरित्र है देश का, वो क्या दर्शा रहे हैं पूरा आप इंटरनेशनल मीडिया में? आप आने वाली युवा पीढ़ी को राजनीति से जुड़ने भी देना चाहते हैं कि नहीं? पॉलिटिक्स एज इट इज अ बैड वर्ड लोगों को। और आप देखिए 2017 में जब मणिशंकर ने ये बात उजागर की थी, उस समय बड़े चुनाव थे, उसमें बड़े राज्य चुनाव लड़े थे गुजरात और उत्तर प्रदेश। सब कुछ कोशिश करने के बाद भी वो चुनाव कांग्रेस के हक में नहीं गया था। अभी भी कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण खाका उन्होंने देश के अगले 5 साल के लिए नहीं खींच के रखा है कि मतलब पूरा जो चुनावी जो पूरा रुझान है वो कांग्रेस की तरफ हो, और उसके बावजूद आप एक के बाद एक पॉलिटिकल गलतियां करते जा रहे हैं। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी पुअर है। मतलब आपने इंडियन इलेक्शंस को मजाक बना लिया, वो भी जनरल इलेक्शंस। मुझे लगता है कि 23 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी और किस तरह से काम आती है, नुकसान देती है, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और ये इंतजार जो है बिल्कुल खात्मे पर है। संजीव जी के पास मैं जाना चाहूंगी। संजीव जी, क्या आपको लग रहा है कि लगातार जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, किसने क्या कहा इसको लेकर रैलियों में ज्यादा बात होती है, क्या काम किया 5 सालों में, क्या नहीं किया, इसको लेकर बात नहीं होती है? क्या आपको लग रहा है कि बैठे बैठा ये और मौका मिल गया है और एक तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरा जो है बीजेपी के हक में जाता हुआ, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में इसका कोई फायदा बीजेपी को मिलेगा भी? क्योंकि हाथों हाथ जिस तरह से बीजेपी ने लिया है मणिशंकर अय्यर के बयान को और सैम पित्रोदा के बयान को बहुत बुनाने की कोशिश की थी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा कोई नुकसान और बीजेपी को बहुत बड़ा कोई फायदा हो जाएगा? 59 सीटें बची हैं अब। देखिए उन सब सीटों में कुछ सीटें बिहार की है, कुछ उत्तर प्रदेश की है, पंजाब में अभी चुनाव होना है, चंडीगढ़ में, हिमाचल में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। तो इसका लाभ मध्य प्रदेश में तो मिल सकता है, लेकिन पंजाब में कोई इशू नहीं है मणिशंकर अय्यर का बयान। पंजाब में एक डिफरेंट इशू है। पंजाब में जो दिल्ली में जो बयान आ रहे हैं उसका कांग्रेस के बयान पे, कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है।
और उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो ग्रैंड अलायंस सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच है। बिहार में भी जो अब जो जिन सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है वहां पे आरजेडी का मेन और भाजपा के बीच एनडीए गठबंधन के बीच है। कांग्रेस सिर्फ सासाराम की सीट जो है जहां से मीरा कुमार लड़ रही है वहां पे कांग्रेस की सीधी टक्कर है उनसे। तो ये देखिए सीटें तो बहुत कम है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि इश्यूज जो रियल इश्यूज हैं उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। पूरा इलेक्शन ही गुजर गया और इश्यूज जो है जो कंट्री के जो रियल इश्यू है उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। बयानबाजी इतनी तीखी हो रही है और भाषा का स्तर इतना नीचे चला गया है कि मतलब कि ये लगता ही नहीं कि कोई राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक जो लेवल पे आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट के लिए लोग चुने जाने हैं और भाषा इस स्तर पे गिर रही है। जैसे हर पार्टी का लगभग है, एक पार्टी को आप दोष नहीं दे सकते कि कांग्रेस के ही लीडरों ने सिर्फ ये बोला है। कल बसपा के जो सुप्रीमो थी उन्होंने भी कुछ बयान दिया था, बहुत अच्छा नहीं था। इससे पहले पीएम साहब ने भी जो बयान दिया था कि राहुल गांधी को लेकर उनकी मां की गाली मां की गाली राहुल गांधी को दी गई थी, सतपाल सत्ती ने दी थी। इसके अलावा हमें देखे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया था। प्रियंका गांधी के लिए कहा गया था कि बाजार में आ गई है, अच्छी चीज है, फिल्म में मैं उनको ले लेता। और जर्सी गाय ये सोनिया गांधी को लेकर बोला गया है। तो ये तमाम चीजें भी, इस तरह के बयान भी बीजेपी की तरफ से भी आए हैं। जी डेफिनेटली ये हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है और ये बड़े दुर्भाग्य की और बहुत ही मतलब कि एक इस लेवल पे पॉलिटिक्स जा रही है इंडिया में 21वीं सेंचुरी में, जब आप कह रहे हैं कि हर तरह से हम डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कर रहे हैं और उस डेमोक्रेसी में इस तरह के लैंग्वेज यूज हो रहा है, तो ये कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है। जी जाहिर सी बात है। यासिर जिलानी साहब, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी पार्टी की तरफ से तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, आप बहुत दुहाइयां देते हैं संस्कार की, उन तमाम चीजों की, लेकिन अगर आपकी पार्टी की तरफ से भी इस तरह के बयान, चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को लेकर या और अगर छोटे छोटे जो छुटभइये नेता हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब आप एक नीच वर्ड को लेकर, जो कि बेहद शर्मनाक है, इसकी जिस अल्फाज में की जाए इसको कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन कंडेम जो है कंडेमिनेशन उधर से भी आना चाहिए इन तमाम चीजों को लेकर? नहीं, बिल्कुल खंडन किया जाता है बार बार। और मुझे लगता है कि अगर आप पूरे चुनाव का दौर देखेंगे 2019 के इलेक्शन के कैंपेन में, तो भाजपा के किसी भी लीडर को, और जिस लीडर ने चुनाव के दौरान अगर कोई बात कही है उसको इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया और उनके ऊपर कार्रवाई भी करी है। पार्टी ने तो कुछ नहीं किया, कार्रवाई भी करी है, तो कुछ नहीं किया, कार्रवाई भी करी नहीं। अब ये देखिए संगठन क्या काम करता है, ये हम अभी इस वक्त आपको मीडिया में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए मणिशंकर अय्यर को लेकर अगर हम बात करें तो पार्टी सस्पेंड किया गया। नहीं, तो जब उन्होंने 2017 में हर तरफ से जब लोगों ने घेर लिया था और जितनी खतरनाक बात उन्होंने एक देश के वजीर आजम, भारत जो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, उसके वजीर आजम के लिए जब आप इतनी गिर के बात और अगर मां की गाली दे दी जाए तो क्या उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जाना चाहिए था? इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया है और संगठन क्या कर रहा है वो संगठन करेगा जरूर। जो भी इस तरह की चीजें आती हैं उसमें संगठन भी संज्ञान में लेता है। लेकिन देखिए मैं बार बार जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप पूरा चुनावी कैंपेन उठा के देख लें, आप कहीं भी भाजपा के किसी जो अधिकृत लीडर हैं, जिनको संगठन ने, जिनको सरकार ने अधिकृत किया हुआ है, उनको बोलने के लिए उनकी ही जो वो स्टेटमेंट देते हैं वो आधिकारिक माना जाता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है, उसी को मीडिया में दिखाया जाता है। अब नीचे स्तर के कौन क्या बोल रहे हैं उसका सब संज्ञान लेना मुझे लगता है कि इतने बड़े चुनावी समर के अंदर थोड़ी मुश्किल होती है तमाम जगहों पे। लेकिन किसी बड़े लीडर का, मणिशंकर अय्यर के बराबर का लीडर या सैम पित्रोदा जो सेकंड मैन कहे जाते हैं राहुल गांधी के बाद, राहुल गांधी को यह भी कहा जाता है कि जो सजेशन आज के डेट में वो चुनाव में जो भाषण देते हैं वो सैम पित्रोदा लिख के देते हैं। इस तरह के बड़े लीडर जब बोलते हैं तो उसको दूसरे दल के लोग नहीं, या जो संगठन सरकार चला रहा है वही नहीं, भारत का जनमानस भी उस पे कोई ना कोई कार्रवाई चाहता है, वो उसमें चाहता है कि इसका जवाब। क्या सैम पित्रोदा को लेकर जब राहुल गांधी ने कहा कि ही शुड बी अशेम्ड ऑफ इट, उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए जो उन्होंने कहा है, क्या अब हम ये उम्मीद करें कि ये जो बयान दिया गया है, पहले तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, फिर पार्टी में ले लिया गया, फिर से उन्होंने अपने बयान को रिपीट किया है, इसका मतलब उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, जो भी उनको लेकर कार्रवाई की गई उसको लेकर, यानी कि वो एक तरह से कहते हैं ना ढीठ वो हो चुके हैं, वो जो मर्जी आते हैं वो कहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पूरी तरीके से पार्टी से निकाला जाना चाहिए अब उनको? देखिए पार्टी इसको लेकर कुछ विशेष नीतियां बना रही है कि जिससे कि रीजन ये है कि भी पार्टी प्रवक्ता नियुक्त करती है, तो प्रवक्ता इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि वो पार्टी का पक्ष रखें। अब कोई भी व्यक्ति किस कारण से उल्टे सीधे बयान देकर
पार्टी को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उस पर किस तरह से रोक लगानी चाहिए, इस पर पार्टी में विचार चल रहा है। और मैं निश्चित तौर पर ये बात दावे के साथ कह सकता हूं नहीं, सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए वो कांग्रेसी हैं भी कि नहीं, क्योंकि जब भी वो बयान देते हैं वो हमेशा जो है वो बीजेपी का फायदा करते हैं। लगता है ऐसा है कि जैसे बीजेपी ने उनसे कहा कि भाई जाके कुछ बयान दे दीजिए, हमें कुछ फायदा हो जाए, और वो आते हैं बाहर आके वो बयान दे देते हैं। देखिए बुशरा जी, ये भाजपा की जो साजिश है, इसी पर लगाम कसने के लिए कांग्रेस में इस तरह की नीतियों का निर्धारण होने वाला है कि भविष्य में इस तरह की राजनीति आपको कांग्रेस की तरफ से कभी दिखाई नहीं देगी। और ना ही कांग्रेस ने कभी इन बातों का समर्थन किया है, ना ही कांग्रेस ने कभी किसी व्यक्ति या कार्यकर्ता या नेता से ये कहा है कि वो इस तरह के बयान दें। अगर निजी रूप से कोई जैसा करेगा वैसा भरेगा। मैं तो एक चीज कहता हूं, इनके नेताओं की बात आई तो उन्होंने कह दिया जी इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है। इलेक्शन कमीशन किसका है? भारत सरकार का है। भारत सरकार कार्रवाई करे। अगर मणिशंकर अय्यर गलत हैं, सैम पित्रोदा गलत हैं, खूब कार्रवाई कीजिए। कांग्रेस पार्टी किसी भी गलत बयान के पक्ष में कभी नहीं खड़ी। लेकिन आप देखिए, सोनिया गांधी जी का मजाक बनाया जाता है, उनके चरित्र पर कीचड़ उछाली जाती है, प्रियंका गांधी जी के लिए कीचड़ उछाली जाती है। महिलाओं का सम्मान करना तक ये लोग नहीं जानते। और मैं ये कहता हूं, मोदी जी के लिए अगर किसी ने गाली दे दी तो वो हाईलाइट कब हुई? जब मोदी जी खुद अपने भाषणों में कहते हैं मुझे तो उसने पागल कुत्ता कह दिया, नाली का कीड़ा कह दिया। आप उन बयानों को इस लेवल पर कहकर उन लोगों को हीरो बनाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रचार देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो गालियों की परंपरा है, ये कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा मोदी जी ने दिया है कि आप मुझे गालियां दीजिए, मैं आपका प्रचार करूंगा। क्यों? क्योंकि देश को एक पब्लिक रिलेशन कंपनी की तरह चला रहे हैं। 6600 करोड़ रुपए उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने प्रचार और यात्राओं पर खर्च किया। अगर वो पैसा देश के लिए लगाते तो आज शायद इस जुमलेबाजी की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती और आज इन देश पर इस तरह के फालतू मुद्दों पर बहस भी नहीं होती। ठीक है, मुद्दों पर मैं निमा के पास जाऊं उससे पहले संजीव जी ये बताइए कि हमने देखा आपसे कुछ दिन पहले ही एचआरडी मिनिस्टर जो हैं वो सामने आते हैं और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि देखिए अब तक 56 हो चुकी हैं, यानी कि 56 इंच वाले को 56 गालियां जो हैं वो दी जा चुकी हैं। और एक तरह से एक स्माइल जो उनके चेहरे पर, एक श्रूड स्माइल जो देखने को मिलती है, तो लगता है ऐसा है कि जैसे कि वो ये इंतजार कर रहे थे कि एक लंबी एक फहरिस्त जो है तैयार हो जाए और फिर उसे किस तरह से अलग अलग जगहों पर जाकर उसका इस्तेमाल किया जाए। ये बातें इतनी प्रचार में तब नहीं आती हैं जब वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, बल्कि प्रचार में ये तब ज्यादा आती हैं जब खुद उसे वजीर आजम अलग अलग जगहों पर जाकर, अमित शाह अलग अलग जगहों पर जाकर उसको बार बार रिपीट करते हैं और लोगों के जहन में डालते हैं, इसको जज्बाती बनाते हैं ताकि ये मुद्दा मोदी वर्सेस ऑल या फिर जज्बाती होकर रियल इश्यूज से भटक जाए। देखिए, इनफैक्ट ये तो पॉलिटिकल पार्टी जनरली जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने फेलियर्स को छिपाने के लिए इस तरह के नॉन इश्यूज को तो सामने लाएगी ही लाएगी। लेकिन इसमें कम से कम जो अपोजिशन की पार्टी है वो ऐसे मामलों में सावधानी उनको बरतनी चाहिए कि उनका कोई भी ऐसा जो है जवान की जो फिसलन है वो सत्ता पक्ष को मौका ना दे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले जो 1.5-2 महीने के चुनाव में है, ऐसे कांग्रेस के बहुत सारे लीडर बहुत ही अपने आप को जबान उनके कंट्रोल में रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये गलतियां करते रहे हैं। जैसे सैम पित्रोदा की गलती हो गई और उसके बाद ये मणिशंकर अय्यर की गलती हो गई, जो बीजेपी को मौका देती रही है। और बीजेपी चाहती है कि इस तरह की इश्यूज उठते रहे जिससे कि रियल इशू जो 5 साल में जो उनसे रोजगार को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, जीडीपी को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा है, नोटबंदी और काले धन को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा है, वो सवाल कहीं, और देखिए पूरे इलेक्शन में ये सवाल कहीं नहीं है, नोटबंदी नहीं कहीं नजर आ रहा है, काला धन कहीं नजर नहीं आ रहा है, जीएसटी कहीं नजर नहीं आ रहा है। टोटल नैरेटिव भी पूरी पॉलिटिक्स की जो हो गई है वो ऐसे इश्यूज हो गए हैं जिस इशू से पब्लिक को कोई बेनिफिट होना ही नहीं है। घोषणा पत्र की बात भी नहीं हो रही है, मैनिफेस्टो की भी बात नहीं हो रही है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों और बाकी रीजनल पार्टियों के क्या मैनिफेस्टो हैं, वो इलेक्शन कैंपेन में कोई बोल ही नहीं रहा है। इलेक्शन कैंपेन में वो सारी बातें हो रही है जिसको पब्लिक को अल्टीमेट अगले 5 साल में कुछ वेलफेयर नहीं होना है उसका। जाहिर सी बात है। अनिमा, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो अवाम है, जो इन तमाम चीजों को देखती है, जो इस तरह की बातें सुनती है, वो भी एक तरह से परेशान नहीं हो जाती होगी कि भाई 5 साल हम ये इंतजार करते हैं कि 5 साल बाद हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि भाई आपने जो जिन वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, आपने पूरे नहीं किए कितने किए, और आगे 5 साल में आप हमारे लिए और क्या करने जा रहे हैं जिसकी बिना पर आप हमसे
उनसे वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपोजिशन मौका देता है, जो सियासत कर रहे हैं, जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, वो इसको हाथों हाथ लेते हैं और कहीं ना कहीं से जो आवाम है वो ठगा सा महसूस करती है अपने आप को। ये बात की पुष्टि और किस बात से होगी कि मतलब दिल्ली जैसे जो हमारी राजधानी है देश की, वहां पे सिर्फ 55% वोट पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बाकी के 45% कहीं ना कहीं डिसइल्यूजन हो गए हैं कि हमारे वोट देने से क्या होगा। राजनीति तो एक्सचेंज ऑफ अब्यूजेस की हो रही है, राजनीति तो हो रही है, अब्यूजेस की राजनीति हो रही है, बातों की राजनीति हो रही है। उसमें युवा कहाँ गया, उसमें गरीब कहाँ गया, उसमें एनवायरमेंट कहाँ गया, ये तो मुद्दे नहीं उठ रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो इनकी स्पोक्स पर्सन थी, पिछले 4 से 5 साल उन्होंने अपने कंधे पे कांग्रेस पार्टी को चलाया है। उनको आइडिया से प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने पार्टी छोड़ा इसलिए क्योंकि उनपे जिस तरह की छीटाकशी हुई थी वैसे लोगों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के प्रेशर में वापस से चुनाव में लगाया गया। और आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, किस तरह का आप मतलब डिबेट्स में बैठ के इतना कन्वीनियंट पॉलिटिक्स आप कर लेते हैं और उसके बाद आप जनता से जुड़ने की बात, इस इशू को उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहस का, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।